आप इस वीडियो में साथ हैं। यहाँ से आगे बतानी पड़ेगी। जानते हैं कि एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट है इवैल्यूएशन के बिना। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हम विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क। तो इन सब के लिए हमें किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, कि वो कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा एक शिक्षक जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों का मूल्यांकन कर सकता है। तो मूल्यांकन के उपकरण विद्यार्थी के विषय में सूचना एवं अपेक्षित कौशलों में विद्यार्थी के संभावित स्तर के मापन के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि मूल्यांकन के जो लक्ष्य अपेक्षित हैं उनकी प्राप्ति हो रही है या नहीं। यह तकनीक जो है और साधन विद्यार्थी की प्रगति की विद्यमान स्थिति एवं कमियों का पता लगाने में सहायक होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मूल्यांकन के उपकरण जो है और प्रविधियां हैं उनको हमने दो भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है परिणात्मक परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक, और दूसरा है गुणात्मक परीक्षण, जिसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक। जो परिणात्मक परीक्षण है उसके द्वारा जो है वो छात्रों ये परीक्षण जो है वो छात्रों के अंकों को आधार पर बना के करते हैं, और ये जो गुणात्मक परीक्षण है इसको छात्रों के गुणों के आधार पे करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि परिणात्मक परीक्षण किस तरह के होते हैं। तो परिणात्मक परीक्षण में 3 कैटेगरीज आती हैं इसमें। पहला है मौखिक परीक्षण, दूसरा है लिखित परीक्षण और तीसरा है प्रायोगिक परीक्षण। ये जो मौखिक परीक्षण है और लिखित परीक्षण है इसके द्वारा छात्रों की ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, और प्रायोगिक परीक्षण के द्वारा छात्रों के क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले हम ये मौखिक परीक्षण समझते हैं कि मौखिक परीक्षण क्या होता है। ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण मतलब ओरल टेस्ट। छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन की ये विधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती है, मतलब छात्र को अकेले बुलाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसमें ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। ये सब कुछ जो है वो हम मौखिक रूप से करते हैं। नेक्स्ट आता है लिखित परीक्षा या रिटन टेस्ट। तो वर्तमान समय में जो है ये लिखित परीक्षाओं का माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन जो है वो सबसे अधिक है। इसको सामान्यतः जो है हमने 4 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें। दूसरा है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और चौथा इसमें आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 4 कैटेगरीज में हमने एग्जामिनेशन को बांटा है, जिसके द्वारा हमने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। और इसके द्वारा कौन कौन से चीजों का पता चलता है हम विद्यार्थियों के बारे में, तो उनकी लिखित अभिव्यक्ति, प्रत्यास्मरण, अपबोधन, गणितीय संक्रियाओं का विभिन्न परिस्थितियों में वो किस तरह से उपयोग करते हैं आदि योग्यताओं को जो है हमें इस रिटन टेस्ट से बच्चों का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है इसमें ये जो परिणात्मक मूल्यांकन है, परिणात्मक मूल्यांकन, उसमें नेक्स्ट है आपका प्रायोगिक परीक्षण। इसमें हम बच्चों को लैब में जो काम करवाते हैं और उसमें काम करते हुए बच्चे जो उसको निष्कर्ष निकालते हैं
और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो इस प्रायोगिक परीक्षा में उस चीज का मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन में प्रायोगिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखें। इसमें छात्र प्रयोगशाला में कुछ क्रियात्मक कार्य करते हुए निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये थे 3 पॉइंट्स थे परिणात्मक परीक्षण के अंतर्गत, जिसके द्वारा जो है हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें टाइप आती है, जो हमने पहले भी मैंने बताया आपको, दूसरा है गुणात्मक परीक्षण, जिसमें हम बच्चों के गुणों का बताते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। पहला है जैसे पोर्टफोलियो, इसको मैं अलग से एक एक करके डिस्कस करूंगी। पहले मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विधियां हैं। नंबर 1 है पोर्टफोलियो, दूसरा है जांच सूची, तीसरा है अनेक्डोटल आलेख, चौथा है रेटिंग स्केल, पांचवा है इसमें पर्यवेक्षण, छठा है इसमें निर्देशित कार्य, सातवां है इसमें आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्टिंग, नेक्स्ट है इसमें संचित अभिलेख क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, नेक्स्ट है परियोजना प्रोजेक्ट वर्क, साक्षात्कार इंटरव्यू, और एक लास्ट मैंने लिया है इसमें रूब्रिक। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो, फर्स्ट है कि पोर्टफोलियो क्या है। पहले इसको समझो बेटा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। एक मतलब निश्चित टाइम शेड्यूल में, मतलब जैसे अगर 1 साल विद्यार्थी किसी क्लास में है तो उस 1 साल में उसने क्या क्या कार्य किए, उन सब का संग्रह जो है वो इस पोर्टफोलियो में रखा जाता है। मतलब उसने जैसे जो भी टीचर ने असाइन उसको वर्क किए, जो भी उसके अच्छे पॉइंट्स थे उसमें, वो उसको रखेगा उसमें। चाहे उसने कोई पेंटिंग बनाई है, चाहे उसने कोई ज्योमेट्री की फिगर्स बनाई हैं, चाहे उसने कोई मॉडल बनाए हैं, जिस भी तरह का उसने असाइनमेंट करी है उसको इसके अंदर रखा जाएगा। ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर जो विद्यार्थियों के अच्छे काम हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके द्वारा हमें विद्यार्थियों के कौन कौन से गुणों का पता लगता है, किसी भी कौशल का या ज्ञान के क्षेत्र में कितना विकसित हुआ है उसकी तस्वीर जो है वो हमें इसमें से स्पष्ट होती है। और ये एक दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें बच्चे की प्रगति या उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। ठीक है, और ये आकलन की सबसे अच्छी उपयुक्त तरीका है। सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका क्यों है? क्योंकि जो पोर्टफोलियो आपका एक बार बन गया है वो आपका नेक्स्ट ईयर के टीचर भी जो है उस पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए बच्चे के बारे में मूल्यांकन कर सकता है कि इसमें कौन कौन से गुणों की क्षमता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि क्योंकि ये दस्तावेज जो है विद्यालय के पास ही सुरक्षित रखा जाता है, तो ये पूरे 1 साल का दस्तावेज होता है जो विद्यालय में सुरक्षित होता है। और अगले साल का अध्यापक जो है वो इस दस्तावेज से बच्चों में कौन कौन से क्वालिटीज हैं, कौन कौन से गुण हैं, उसमें कौन कौन से कौशल है, इन सब का पता जो है वो इस पोर्टफोलियो के द्वारा जो है वो शिक्षक जो है वो लगा सकता है। अब नेक्स्ट है जांच सूची। ये एक टूल है, चेकलिस्ट बोलते हैं हम इसको। चेकलिस्ट ये क्या कैसा टूल है? इसमें प्रश्नों की श्रृंखला होती है जिसमें उन सभी आधारों को शामिल किया जाता है जिन पर छात्र का आकलन किया जाना है। ठीक है, जब बच्चे बिल्कुल सतर्क हों और कार्य अनुभूति प्रगति में हो तो जांच सूची शिक्षक के लिए सूचना विलेखन को आसान बना सकती है। इसमें विद्यार्थियों को कुछ कथन दिया जाता है और उसका उत्तर उन्होंने हाँ या ना में देना होता है। चेकलिस्ट में आंसर जो है वो हमेशा विद्यार्थी का यस और नो में ही आएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि बच्चों को एक कथन दिया हमने, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने एक निबंध लिखा। अब हमने एक चेकलिस्ट बनाई इसके लिए, बच्चों को चेक करने के लिए कि उन्होंने इसमें क्या क्या शामिल किया है इस निबंध में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हमने कि विद्यार्थी ने जनसंख्या वृद्धि के सभी कारणों को अपने निबंध में शामिल किया है, कि मतलब जो भी उसके रीजंस हैं उनको अपने उसने टॉपिक में शामिल किया है, हाँ और ना में उत्तर लेंगे हम इसका। दूसरा है इसका पॉइंट, जैसे प्रत्येक कारण की व्याख्या विस्तार से की है, जो भी उसने कारण उसने लिया है कि क्यों है जनसंख्या में वृद्धि, उसको उसने विस्तार से उसमें बताया है या
नहीं। ठीक है। तीसरा है कि प्रत्येक उदाहरण को उपयुक्त चित्र द्वारा समझाया गया है या नहीं, मतलब उसने उसमें डायग्राम्स के थ्रू समझाया है उसको कि नहीं। तो जांच सूची के द्वारा हमें विद्यार्थी के व्यवहारों, विशेषताओं, लक्षणों, प्रतिक्रियाओं या गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान होती है। ठीक है, डिटेल में समझ गए आप इसमें कि हमें इसमें हाँ या ना में उत्तर मिलते हैं और बच्चे की इन क्षमताओं का इसमें विकास होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये भी एक टूल है जिसके द्वारा जो है वो हम बच्चे की प्रोग्रेस को जान सकते हैं। तो ये किस तरह का टूल है जानते हैं इसके बारे में कि ये एक प्रकार का लेखा जोखा है जिसमें बच्चे प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं घटनाओं का वर्णन किया जाता है। रोजमर्रा की घटनाएं भी हो सकती है, उसका वर्णन हो सकता है। और यह इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें स्पेसिफिक घटना का जो है वो आलेख होता है। तो क्रियाकलापों को एवं घटनाओं का ये वर्णन संक्षेप या विस्तार दोनों में हो सकता है। जो भी आपने स्पेसिफिक घटना ली है उसका वर्णन जो है इस रिकॉर्ड में संक्षेप में भी हो सकता है और विस्तार में भी हो सकता है। और इसमें शिक्षार्थी के जीवन की सार्थक घटना का विवरण या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो किया जाता है। इसकी विश्वसनीयता के लिए यह अति आवश्यक है कि जिस समय घटना घटित होती है अध्यापक उसे उसी समय नोट कर ले। ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि एक तो व्यवहार का सामान्य विवरण होना चाहिए इसमें, दूसरा है इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन का परिणाम होना चाहिए इसमें, और तीसरा है इसमें स्पष्ट और सटीक होना चाहिए और बच्चे के व्यवहार का सही विवरण होना चाहिए। जैसे मान लो एक बच्चा जो है वो 3rd क्लास में पढ़ रहा है, उसके जो है वो उसमें 3rd क्लास में उसकी कोई हेड इंजरी हो गई, उसकी वजह से जो है उसकी ये उसका इंसिडेंट हुआ कि उसकी इंजरी होगी, घटना घटी उसके साथ। तो हम उसका इस लेखा जोखा में उसका रिकॉर्ड बनाएंगे कि उसमें फिर उसकी जैसे लास्ट में कंक्लूजन देगा उसमें कि उसके अगर रिजल्ट जो है वो उसका कम आया है तो रिजल्ट लास्ट में टीचर उसमें कंक्लूड करेगा कि इसका इस रीजन की वजह से जो है वो इसका रिजल्ट कम आया, क्योंकि ये जो है वो इन दिनों में इसका एक्सीडेंट हुआ था तो ये बहुत कम स्कूल में आ पाया। तो उसकी वजह से अगर इसका रिकॉर्ड मेंटेन है तो नेक्स्ट ईयर का टीचर जो है वो उसका परिणाम देख के ही बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेगा कि ये बच्चा ठीक नहीं है, वो उसका ये रिकॉर्ड चेक करेगा तो किस रीजन से उसका परिणाम जो है वो कम रहा। तो ये रिकॉर्ड जो है वो बच्चे का जब स्कूल में वो एडमिशन लेता है तभी से ये रिकॉर्ड जो है उसका बच्चे का होता है और जब तक वो स्कूल में रहता है तब तक ये रिकॉर्ड जो है वो विद्यमान होता है उसका। हर एक्सीडेंट, इंसिडेंट, स्पेसिफिक इंसिडेंट जो उसके साथ घटित हुआ है उसके इसमें विवरण रहता है। और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट निर्धारण मापने या रेटिंग्स के। पहले तो हम ये समझते हैं कि रेटिंग शब्द क्या तात्पर्य है इसका। रेटिंग शब्द का तात्पर्य है किसी स्थिति, वस्तु या चरित्र के बारे में अपनी राय व्यक्त करना या निर्णय देना। और ये राय जो है हमेशा माप या मूल्यांकन द्वारा ही व्यक्त की जाती है। इसके जरिए विद्यार्थी में विकसित कौशल स्तर को नापा जाता है, वह बच्चे की योग्यता व उपलब्धि का तुलनात्मक रिकॉर्ड रखा जाता है और ग्रेड दिए जाते हैं। ये रेटिंग स्केल जो है वो हम 3 तरह से इसको कर सकते हैं। एक नंबर 1 है, अंकों के आधार पर रेटिंग कर सकते हैं हम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हमने किसी चीज के लिए, उसके आधार पे उसकी रेटिंग की। या दूसरा है हम परसेंटेज के आधार पे रेटिंग करते हैं, जैसे कि बच्चा अगर 90 से 100% के बीच में है तो उसको A+ ग्रेड मिलेगा, 80 से 90 के बीच में है तो उसको A ग्रेड मिलेगा। इस तरह से मतलब जो उसकी परसेंटेज है उसके आधार पे हम उसको रेटिंग करते हैं और उसको ग्रेड देते हैं। और तीसरा होता है इसमें ग्राफ के आधार पे जो हम उसकी रेटिंग कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया आपको रेटिंग स्केल के बारे में। हम 3 तरह से जो है वो बच्चों की रेटिंग कर सकते हैं। एक, पहला अंकों के आधार पे, दूसरा परसेंटेज के आधार से, और तीसरा जो है वो ग्राफ के आधार से बच्चों की रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल जो आता है इसमें, ये सब गुणात्मक टूल्स हैं जिसमें बच्चों के गुणों का पता चलता है। अब नेक्स्ट टूल है इसमें पर्यवेक्षण, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अब इस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में इसके द्वारा क्या होता है, बच्चों के बारे में संभावित रूप से सर्वोत्तम तरीके से सूचना एकत्र की जाती है। इसमें बच्चे को पता नहीं लगना चाहिए कि उसके बारे में सूचना इकट्ठी हो रही है टीचर के द्वारा, क्योंकि तब उसमें आर्टिफिशियल लुक आ जाती है। ठीक है, मतलब क्लास ये जो ऑब्जर्वेशन है ये शिक्षण के दौरान या कुछ बच्चों को आपने एक्टिविटी दी है उसके दौरान की जाती है। तो कुछ सूचनाएं शिक्षण के दौरान और कुछ क्रियाकलापों के संबंध में विद्यार्थी के योजनाबद्ध और प्रयोजन मूलक टिप्पणियों पर आधारित होती है। इसके द्वारा बच्चों के वो किसी भी सिचुएशन को किस रूप में हैंडल करता है, ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल से जो है वो टीचर उसका बिहेवियर के बारे में भी पता लगा सकता है। ठीक है, और इससे क्या क्या होता है, जैसे व्यक्तित्व के विकास के बहुत से पहलुओं का अवलोकन किया जा सकता है। बहुत से पहलुओं का अवलोकन जो है वो हम इस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल से कर सकते हैं। व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही रूपों में किया जा सकता है, जैसे उससे अकेले उसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, या फिर जब हमने उसको समूह में कोई काम दिया है, कोई टीम वर्क दिया है, तो वो उस टीम में किस तरह से काम कर रहा है, सबका सहयोग से काम कर रहा है, सबका उसमें सबको रिस्पेक्ट दे रहा है, किस रूप में उस टीम में काम कर रहा है, वो सब जो है वो हम इस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में बच्चे का ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि काम करते समय अवलोकन से छात्रों के वास्तविक व्यवहार व आदतों का पता चलता है। जब वो काम कर रहा है कोई भी, तो हमें उस छात्र के बारे में उसका व्यवहार और उसकी नेचर के बारे में भी टीचर को जो है वो अवगत हो जाता है इस पर्यवेक्षण के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रविशन आया है, नेक्स्ट इसमें आया नेक्स्ट टूल है निर्देशित कार्य, जो हम बच्चों को असाइनमेंट वर्क देते हैं, उसके द्वारा भी टीचर जो है वो बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब ये असाइनमेंट वर्क या तो जो कार्य करने को दिया जाता है उसे निर्देशित कार्य कहते हैं, ये घर का गृह कार्य का प्राय है। ठीक है, जो घर का काम दिया है या आपने कुछ अलग से जो पढ़ाया उसमें कुछ उसको असाइन करने के लिए दिया है, तो उस चीज को जो है वो टीचर जो है वो मूल्यांकन करेगा जो बच्चा करके लाए। ठीक है, और ये कार्य जो है वो सरल भी हो सकता है, सहज कार्य भी हो सकता है, और जटिल कार्य या कोई गतिविधि भी हो सकती है। ठीक है, कोई एक्टिविटी भी दी जा सकती है, कोई मॉडल बनाने के लिए कुछ भी, मतलब टीचर जो है वो बच्चों को कोई काम देता है तो उसके द्वारा भी जो है वो टीचर बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसमें विद्यार्थियों की सूचनाओं की खोज करने, अपने विचारों का सृजन करने और इन विचारों को मौखिक, लिखित या दृश्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। असाइनमेंट वर्क में बच्चा जो है वो इन सब कार्यों को जो है वो किस ढंग से कर रहा है वो टीचर इससे असेस करता है बच्चे की पर्सनैलिटी को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें आत्म प्रतिवेदन या सेल्फ रिपोर्टिंग। सेल्फ रिपोर्टिंग मतलब अपने बारे में क्या क्या बच्चा महसूस कर रहा है। ठीक है, इस विधि में छात्र स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसके द्वारा छात्रों की कल्पनशीलता, कौशल एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और छात्र को अपने काम में सुधार लाने की जानकारी भी मिलती है। जब वो अपने काम को देखता है, अपना एनालिसिस करता है, तो उसको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है और वो उसमें
किस तरह से वो उसमें सुधार कर सकता है, वो भी जो है वो इसके द्वारा सेल्फ रिपोर्टिंग के द्वारा बच्चा जो है अपने बारे में जान सकते हैं कि मेरे को किस किस चीज में कमी है और मैं अपने उनको सुधार करने के लिए वो तत्पर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें परीक्षण की विधि है एक संचित अभिलेख पत्र, या हम इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। सबसे पहले हम समझते हैं इसको कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है वो क्या होता है। ये छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है, चाहे वो शैक्षिक हो या व्यक्तिगत हो, उनको एक क्रमबद्ध या नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं और उनमें आए व्यवहार परिवर्तन एवं उपलब्धियों को एक प्रपत्र में लिखकर रखा जाता है। जो भी उनमें परिवर्तन आए हैं और उनकी जो उपलब्धि है उन सबको एक प्रपत्र पे लिख के रखते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या होता है, एक तो शिक्षक जो है वो प्रत्येक बच्चे की क्षमता को समझता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बच्चे के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, और दूसरा इससे छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता, कार्य योग्यता, अभिवृत्ति जानने में सक्षम होता है। और जो बच्चे ने अपने रोजगार का चयन करना है उसमें भी ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है उसका मार्गदर्शन करता है और स्वयं का अवलोकन करने की भी जानकारी देता है ये रिकॉर्ड। ठीक है, और इसके द्वारा छात्र के स्तर और क्षमता की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो संचित अभिलेख है वो एक सर्वांगीण अभिलेख है जो विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास की सूचनाएं जो है वो प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे इसमें प्रोजेक्ट वर्क, जो हम परियोजनाएं जिसको बोलते हैं, कि अगर हम विद्यार्थियों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं उसके द्वारा भी जो है वो हम विद्यार्थियों के बहुत से पहलुओं का मूल्यांकन उसमें कर सकते हैं। अब इसमें है कि इसके अंतर्गत लक्ष्यों को निर्धारण करने के पश्चात पहले तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा उस प्रोजेक्ट को देने का बच्चों को। ठीक है, उसके पश्चात जो है हम क्या करेंगे, क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, और परियोजना के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्यार्थियों को खोजबीन करने एवं स्वयं कार्य करने के भी अवसर मिलते हैं। परियोजना विद्यार्थियों को समूह में तथा जिंदगी की वास्तविक स्थिति में कार्य करने का भी अवसर प्रदान करती है। परियोजना को क्रियान्वित करते समय अध्यापक बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण करें और उसकी रुचि कार्य की ओर, एकत्रीकरण की विधि की ओर, रिकॉर्डिंग की ओर तथा आंकड़ों के वर्णन में होनी चाहिए। तद अनुसार जो है वो अध्यापक छात्र की सहायता कर सकता है और अधिगम को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो ये है प्रोजेक्ट वर्क में जो है वो टीचर जो है वो बच्चों को किस तरह से सहायता कर सकता है उनको अच्छा कार्य करने में। अब इसमें नेक्स्ट आया साक्षात्कार। ये भी एक टूल है, इंटरव्यू, जिसके द्वारा एक टीचर जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो असेस कर सकता है कि बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज आई हैं इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरव्यू है क्या, कैसी होती है। सामान्यतः ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से, कोई विशेष ऑब्जेक्टिव से आपके सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार जो है वो एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं का लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। एक जो हम मौखिक प्रश्नावली के थ्रू बच्चों से बात करते हैं और एक इंटरव्यू के तहत जो वो बच्चों से बात करते हैं।
इंटरव्यू और जो मौखिक प्रश्नों में क्या अंतर होते हैं कि मौखिक प्रश्न आपके पहले से डिफाइंड होते हैं और इंटरव्यू के टाइम आप प्रश्न में से प्रश्न निकाल के जो है वो आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है, और इससे ज्यादा अच्छी जो है वो मूल्यांकन हो पाता है। अब किसी उद्देश्य से किया जाता है ये इंटरव्यू, ठीक है, और गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार। इसमें संपूर्ण छात्र को समझने की एक उत्तम विधि है। अब बातचीत के दौरान साक्षात्कारकर्ता छात्र की समझ, संवेदना, विचारों व चिंतन प्रक्रियाओं के प्रति अंतर्दृष्टि इत्यादि मनोभावों का भी अवलोकन करता है और इस इंटरव्यू के दौरान जो है वो छात्र अपनी समस्याएं प्रकट करने का भी उसको एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। जब आप फेस टू फेस बात करते हैं बच्चे के साथ तो उसको जो भी किसी चीज में जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी डिस्कस कर सकता है, तो उसके द्वारा जो है वो उनकी प्रोसेस जो है वो टीचिंग लर्निंग का वो इम्प्रूव हो सकता है इस इंटरव्यू के भी माध्यम से। अब इसमें नेक्स्ट आया रूब्रिक। रूब्रिक एक ऐसा मूल्यांकन उपकरण है जिसका निर्माण विद्यार्थियों के किसी क्षेत्र जिसमें पाठ्यचर्चा विषयों, पाठ्यचर्चा गतिविधियों और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुणों को सम्मिलित किया जाता है। जो भी उसके सामाजिक और व्यक्तिगत गुण हैं, जैसे अगर हमने कोई उनको काम दिया है तो उसमें सहयोग करने का गुण कैसा है, अनुशासन कैसा है, संवेदनशीलता है या नहीं है, स्वच्छता से वो काम कर रहा है या नहीं, या उसको सबको रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं, इन सब का जो है वो आकलन इसके द्वारा किया जा सकता है। प्रदत्त कार्य मतलब कि जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क देते हो या होमवर्क देते हो या कोई क्लास वर्क देते हो, उसको करने से पहले ये रूब्रिक जो है वो विद्यार्थियों को सौंपा जाता है। मतलब आपने जो भी विद्यार्थियों को काम दिया है उसमें पहले से जो है वो आप उसके मापदंड जो है वो फिक्स कर देंगे और विद्यार्थी को इसमें पता होगा कि मेरा टीचर ने किन किन पॉइंट्स पे अवलोकन करना है, तो विद्यार्थी जो है वो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस काम को करेगा, ठीक है, जिससे कि वे उन मानदंडों पर विचार कर सके और उन पे कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब उसको पता होगा कि मेरे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को चेक होना है, तो वो उनका विशेष ध्यान रखेगा। तो रूब्रिक जो है वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए सहायक होते हैं। विद्यार्थियों के अंतिम उत्पाद में सुधार करते हैं और अधिगम में वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी को पहले ही पता है कि उसको किस किस पॉइंट्स पे टीचर ने चेक करना है। मान लो जैसे हमने कोई एक गतिविधि दी बच्चे को, ठीक है, हमने उसमें पहले से निर्धारित कर दिया हमने और वो बच्चे को बता दिए कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसपे आपको मार्क्स मिलेंगे, कि जैसे उसमें सहयोग की भावना है या नहीं है, बेहतर प्रदर्शन के 5 मार्क्स हमने फिक्स कर दिए, सहयोग के भी हमने 5 मार्क्स फिक्स कर दिए और योजना को उसने जो निर्माण किया है उसके लिए भी हमने 5 मार्क्स फिक्स कर दिए। फिर उसने जो उसका कंक्लूजन निकाला उसके भी हमने 5 मार्क्स फिक्स कर दिए। जब हमने ये मापदंड उसको दे दिया तो उसको समझ है कि मैंने अपने उस प्रोजेक्ट वर्क को या गृह कार्य को या जो क्लास वर्क मेरे को टीचर ने दिया है, मैंने उसमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को करना है ताकि मेरी लर्निंग जो है वो पूरी तरह से उसमें वृद्धि हो सके। तो ये हमारे सारे टूल्स थे जिसके द्वारा जो है वो हम विद्यार्थियों में जो भी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसको हम मूल्यांकन के द्वारा जो है उनकी इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। धन्यवाद।